लिखो, एक छोटा सा टर्म है, इसको पढ़ते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब चीज़ जो फंक्शन वाला पढ़ा है ना, इसको 2 और 4 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट दूसरे तरह का चीज़ है, ठीक ना, एकदम अलग टाइप का चीज़ है, थोड़ा सा दिक्कत होता है फर्स्ट टाइम में, लेकिन अगर समझ लोगे तो मेन चीज़ यही सब चीज़ है। ये सब समझने से क्या होता है, एनालिटिकल स्किल डेवलप होता है। हाँ, रिलेशन में है, फंक्शन में कम कर दिया है। ये पढ़ा लेने दो, बता देते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन ही बता देंगे, ठीक ना। तो नेट पर भी पुराना वर्जन का बुक रहता है एनसीईआरटी का, वो डाउनलोड कर लो, ठीक ना, चलेगा तो यही। लेकिन हम क्या बोले हैं कि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो छोड़, सिलेबस से हटा दिया, लेकिन हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। जैसे कैलकुलस में टेंजेंट से नॉर्मल खतरनाक चैप्टर है, हटा दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस में टेंजेंट से नॉर्मल एक एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, इतना बेहतरीन सब क्वेश्चन है, उसको हटा दिया है, ठीक है। रेट मेजर रखा है, क्या के लिए रखा है पता नहीं, हल्का चैप्टर है। और किस में हटाया है, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, वो हटा दिया है, ठीक है। एरिया तो पूरा खत्म कर दिया है, एरिया निकालने वाला, एरिया से सब भागता है, टीचर सब भाग जाता है तो एरिया का क्वेश्चन देख के, ठीक ना। जो बढ़िया से कैलकुलस नहीं पढ़ा पाएगा ना टीचर, उसके पास एरिया का क्वेश्चन लेकर जाओ, बहाना मार देगा, भागा देगा, 1-2 दिन 2-3 दिन टालते रहेगा, तो चैप्टर ही हटा दिया, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी बॉडी को जब हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज का मेथड पढ़ाए हैं, ठीक ना, रब करके, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ठीक ना, 3-4 मेथड हम लोग पढ़े हैं। तो किसी भी बॉडी पर जब चार्ज, मतलब चार्ज के प्रोसेस से, चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू अगर हम किसी भी बॉडी पे चार्ज डेवलप करते हैं तो उस पर चार्ज जाता है। अब चार्ज जाता है तो उस पर चार्ज बॉडी के सरफेस पे या कहीं भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या एक ही जगह रहता है, क्या चारों बगल फैल जाता है, क्या समान रूप से फैलता है, ठीक ना, यही पढ़ना है, इसी को क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी पे जब हम चार्ज डेवलप करते हैं 2 तरह का होता है, कितने तरह का, 2 तरह का। पहला है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसका मीनिंग समझो। जैसे ये मान लो कोई बॉडी है इरेगुलर शेप का, रेगुलर शेप नहीं ले रहे हैं, इरेगुलर शेप, इसको कहीं से हम चार्ज करके लाए। अब कैसे लाए, 3 मेथड जानते हैं। चार्ज करके लाए तो इसमें तुम्हारा चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख लो, यहाँ पे ज़्यादा है, हाँ, हर जगह अलग अलग तरह से, कहीं चार्ज ज़्यादा है, कहीं कम है, अलग अलग जगह पे, मतलब पूरे बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, रेगुलर वे में है या इरेगुलर वे में, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा हो जाएगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे तरह का बॉडी पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो चार्ज किसी बॉडी पे चार्ज को डेवलप किए हैं तो उस बॉडी में हर जगह चार्ज एक जैसा है, कैसा है, ठीक ना। जैसे मान लें एक सरफेस है, उसका कुछ एरिया होगा, 1 मीटर स्क्वायर में अगर 10 चार्ज है तो अगला कहीं अगल बगल और कहीं भी 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, वहाँ पे उसमें भी कितना चार्ज होगा, 10 ही होगा, ठीक ना। तो मतलब रेगुलर पैटर्न में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 तरह का होता है, कितने तरह का,
ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ना है। ये 3 तरह का होता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, ठीक ना। पहला टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे पढ़ाएंगे एक एक करके, फार्मूला भी होता है। दूसरे तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किससे? सिग्मा का 2 सिंबल है, एक ये भी होता है, एक ये भी होता है, ठीक ना। तो ये मैथमेटिक्स में चलता है, फिजिक्स में भी चलता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ज़्यादा चलता है, ये फिजिक्स में ज़्यादा चलता है, ठीक ना। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस तरह से बटा हुआ है। तो बटा हुआ मतलब डेंसिटी ना हुआ। कोई चीज़ बिखरा हुआ है तो बिखरा हुआ डेंसिटी भी कह सकते हैं उसको, ठीक ना। डेंसिटी मतलब कहाँ गया है, डेंसिटी का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। किसी चीज़ का डेंसिटी जो निकालते हैं मतलब उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। हाँ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रोज से। किससे? रोज से। लिखो, सब चीज़ पढ़ाएंगे और सबका एग्जाम्पल फार्मूला सब समझाएंगे। और ये याद रखोगे, ये हमको लगता है पूरा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर जब तक चलता रहेगा यूज होगा। ये बीच बीच में आते रहता है ये, ठीक ना। बीच वाले का सरफेस, अच्छा बीच वाले का सिग्मा नाम है, उधर वाले का रो है। पहलाव के बारे में लिखो, पहलाव के बारे में लिखो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। लिखो whenever we charged a body, whenever we charged a body, इसके बारे में डिसकंटिन्यूस। हाँ हाँ, डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर कंटिन्यूस का लिखाएंगे, फिर तीनों का लिखाएंगे। बता रहे हैं whenever we charged a body and these charges are distributed, these charges are distributed in irregular manner whole over the body, then it is called क्या बोले?
देन बोलो ना, irregular manner होल ओवर द over बॉडी। the body, then it is देन इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये डायग्राम बना लेना। ये हम सिर्फ लिखा है, इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक ना। इसमें ऐसा कोई नहीं कि बहुत भारी भारी टर्म है इसमें। ये तो सर सिलेबस नहीं है। हाँ सिलेबस में एनसीईआरटी में है, सब पढ़ा रहे हैं, तब इसमें है नहीं, लेकिन जानना है ना इसके बारे में, ठीक है। फिर दूसरा लिखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डायग्राम बना लिए, डायग्राम बना लो। दूसरा लिखो वेन एवर वी चार्ज ए बॉडी, उसी में लिख देना है वही सेम चीज़, सिर्फ लिख देना है इन रेगुलर पैटर्न, ठीक ना, बस, और कुछ नहीं करना है। इसी का सारा डेफिनेशन सिर्फ इरेगुलर की जगह पे रेगुलर कर दो। Regular manner. हाँ इन रेगुलर मैनर होल ओवर द बॉडी। इसका डायग्राम नहीं बनाना है, इसका डायग्राम ये तीनों में आएगा। दोनों का मोटा मोटी मीनिंग समझ गए। अब ये सब इसका स्पेशल कैटेगरी हो गया, क्या क्या समझना है। इसको मोटा मोटी इसको भी समझा देते हैं। ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये मतलब ये हो गया कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंटिन्यूस और लाइन पर, किस पे, जैसे रॉड हो गया तो वो क्या कहलाएगा, तो एक लाइन एक रॉड लेंगे तो मतलब एक्स एक्सिस, नहीं तो वाई एक्सिस। और ये सरफेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच से बना होगा, तो चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट मतलब होगा प्लेन पे, किस पे, प्लेन पे, कोई दिक्कत। और ये रूम हो गया मतलब वॉल्यूम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो शुरू में बता दिए ये 1D 2D 3D। तो पहला लिखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इट इज इक्वल्स टू, it is equals to the charge per unit length, charge per unit length of a body, of a body। इसका मीनिंग समझा देते हैं। जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड है, इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, L, ठीक है। तो रॉड, इस पे चार्ज देख लो इस तरह से, एकदम देखने से ही लग रहा है क्या है, कंटिन्यूस है। तो रॉड ही नहीं हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। रिंग को अगर हम काट करके सीधा कर देंगे रॉड हो जाएगा। तो ये रिंग, इस रिंग का लेंथ भी L हो सकता है, ठीक ना। तो देर नहीं, थिकनेस नहीं, रॉड रिंग में थिकनेस नहीं होता है। रिंग देखते हैं तो थिकनेस होता है, लेकिन साइंस में या फिजिक्स में रिंग मतलब सिर्फ, हाँ, एक लाइन होगा सिर्फ सर्कुलर शेप में, ठीक ना।
अब रिंग पहनते हैं तो वो तो हो गया 3D, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होता है, नहीं रॉड भी कुछ है, 2D का है। 2D नहीं होगा। रॉड का मतलब फिजिक्स में मैथ्स में सीधा एक लाइन, ठीक ना। ऐसा नहीं कि रॉड जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक ना, वो रियल लाइफ का सिचुएशन है। और जो मैथ और फिजिक्स में पढ़ते हैं रॉड मतलब सीधा 1D, कोई दिक्कत। तो एक रॉड है, लेंथ कितना है L, इसका भी लेंथ मान लेंगे सरकमफ्रेंस L। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका वैल्यू मान लेते हैं कितना, ठीक ना। तो देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, बोलता है ना। तो पर यूनिट लेंथ है, L लेंथ पे चार्ज कितना है Q, यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे। L लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो देयरफॉर 1 यूनिट का Q बाय कितना L, तो लैम्डा बराबर Q बाय L, डायरेक्ट लिख लो। चार्ज यूनिट पर लेंथ। हाँ, क्या फॉलो करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज ये ना चार्ज कितना लेंथ पर 1 यूनिट, समझ गए। एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यही हो जाएगा क्या चीज़, लैम्डा का वैल्यू, ठीक ना, कोई दिक्कत। डेफिनेशन लिखा दिया, सिर्फ ये लिखना है, ये फिगर बना के ये लिख लेना है, ठीक ना। फिगर में चूंकि लेंथ है और टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, और जो बनाया है उसमें तो थोड़ा लेंथ, वो तो लेंथ थिकनेस एक मुझे डायग्राम सर्कल बनाना है। तो हम बना देंगे, लो दिखेगा तुमको, लो ठीक है। और फाइन बनाएंगे चश्मा लगा के, दूरबीन लगा के, दिखेगा तुमको, हमको तो पढ़ाना है ना। इमेजिन करने में क्या जाता है, ठीक ना, इमेजिन कर, मानो क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, और सर वो इवनली डिवाइड रहेगा, कोने कोने पे रहेगा कि बीच चार्ज ऐसे नहीं ये बस दिखाए हैं, ये लग रहा है ना इवन, उसमें तो थोड़ा सा यहाँ था थोड़ा सा वहाँ था, पहले जो फिगर बताए थे। इसमें देख लो हर जगह लग रहा है समान रूप से है, नहीं रेगुलर है, ठीक ना। डेफिनेशन देखना है, डेफिनेशन क्या बोलता है, रेगुलर होता है, हर जगह सेम होगा। ये फार्मूला हो गया, ठीक ना, ये नहीं लिखना है, ये तो समझाने के लिए, डायरेक्ट लिखो ना ये। किसी किसी बुक में ना ये कर देता है, दो फार्मूला है, देखो जैसे ये ले लिए, जानते हैं हर जगह क्या होगा, रेशियो सेम आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हर जगह सेम है। तो अगर हम मान लेते हैं इतना सा पीस काट लेते हैं, ये इतना सा, ये इतना सा है, इसका लेंथ को हम मान लेते हैं, ये जो लेंथ है बहुत छोटा है, इसको मान लेते हैं DL, कितना DL, और इस यहाँ पे जो चार्ज है वो भी बहुत कम होगा DQ, तो ऑल्सो Q नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे DQ और नीचे DL, समझ गए। ये भी तो वही ना हो गया, DL लेंथ पे चार्ज कितना DQ, तो 1 यूनिट पे DL बाय DQ, समझ गए। फॉर अ स्मॉल पॉइंट सर, फॉर स्मॉल लेंथ, वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, बाद में इंटीग्रेट करना पड़ता है ये सब, ठीक ना। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का सिचुएशन आएगा तो ये यूज़ करेंगे, ये भी लिख लो। कोई दिक्कत। इसका यूनिट क्या होगा, ऊपर में कूलम पर मीटर, लेंथ है ना, कूलम पर मीटर, याद रखना है लेंथ, यूनिट कूलम पर मीटर, ठीक है। दूसरा लिखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, सिग्मा ऐसे लिखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो इट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज इक्वल्स टू चार्ज
पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया आ गया मतलब बॉडी 1D या 2D? 2D। कोई दिक्कत? इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका मान लेते हैं ये ए क्या है? एरिया है। तो पूरे एरिया में नेट डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इसका वैल्यू कितना है? क्यों? ये पूरा एक फिगर है, मतलब सरफेस है, इस पे चार्ज कितना है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेट चार्ज क्यू। एरिया कितना है? ए। तो ए एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो 1 यूनिट एरिया में क्यू बाई ए। तो देयरफॉर सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए, और सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी ए। ये भी हो सकता है, लिख लो। और यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर कूलम है, नीचे मीटर या मीटर स्क्वायर। हाँ, ठीक है। इसका लिखा है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर लिखा है। नहीं, डिसकंटिन्यूस का कैसे हो गया? यहाँ देखो ना, हर जगह चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है लग रहा है क्या है? सेम पैटर्न में है, नहीं है। इसके पहले जो बताए थे सबसे पहला, उसमें थोड़ा सा इधर था, कहीं 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 वो था, कहीं था भी नहीं। तो पैटर्न इरेगुलर था ना। ये देख के कैसा लग रहा है पैटर्न? रेगुलर शेप चलेगा, लेकिन दैनिक मतलब डेली लाइफ में हम लोगों के सामने जो आसपास होता है ज़्यादातर चीज़ इरेगुलर है। ठीक ना, जो लैंडस्केप है उसका कोई शेप रेगुलर होता है? सिर्फ जो हमको लगता है लिविंग आदमी उदमी उसी का शेप रेगुलर होता है, पेड़ पौधा तो होता नहीं है। और ये टाइप है कंटिन्यूस चार्ज का, तो रेगुलर ही होगा मान के चलेंगे, फिगर में भले कुछ भी बन जाए। ठीक ना, टाइप है किसका? कंटिन्यूस का। डेफिनेशन में लिखा दिया, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? रेगुलर होता है। लिखा, ये याद रखना है। अगला चैप्टर, उसके बाद वाला चैप्टर, उसके बाद वाला चैप्टर, सब जगह इसका फार्मूला यूज़ होगा। ठीक ना? हाँ हाँ, एरिया। अब एरिया मान लो आ गया, क्या कहता है? हाँ, तीसरा लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, इट इज इक्वल्स टू द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज इक्वल्स टू द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। वॉल्यूम होगा तो मतलब बॉडी कैसा होगा? 3D नहीं। ठीक है, ठीक है। 3D शेप है। लेट वॉल्यूम, इसका मान लेते हैं भी,
नेट और नेट डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। फार्मूला इसका एकदम आसान है, डेरिवेशन तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। देयरफॉर रो बराबर Q बाय V, या दूसरा फार्मूला dQ बाय dV। यूनिट इसका लिख लेना, क्या हो जाएगा? यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, लिख लो। ये सब डेरिवेशन आता है क्या एग्जाम में? नहीं नहीं, डेरिवेशन ये तो कुछ है ही नहीं। डेरिवेशन अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है? डेरिवेशन स्टार्ट होगा जब समझ जाना कि कैलकुलस घुस गया तो डेरिवेशन स्टार्ट होगा ही। डेरिवेशन अभी आया नहीं, डरना नहीं डेरिवेशन से, ठीक ना? सब समझ में आ जाएगा। इसमें इरेगुलर शेप नहीं है सर, इसमें क्यों क्यों रेगुलर शेप ही तो है। मतलब हाँ रेगुलर शेप ही इरेगुलर नहीं है, क्यों इरेगुलर अब 3D बनाना थोड़ा, चित्रकार तो नहीं ना है हम जो बना देंगे। और एक फ्रूट के अंदर जो एक बॉक्स फ्रूट केक है 11 तो वो भी 3D में होगा। हाँ, वो 3D है। हर चीज़ जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो 3D है, ठीक ना? हर वो चीज़ जिसमें तीनों डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वो कहलाता है 3D फिगर। समझे? कोई दिक्कत? आप पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है, तब फिर पढ़ाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। सब लास्ट क्वेश्चन हमको याद नहीं है, कौन सा क्वेश्चन? चार्ज वाला था। 2 पॉइंट चार्जेस वैल्यू कैपिटल Q स्मॉल q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ x वेक्टर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम, ठीक है। इफ ऑल चार्जेस बीइंग मैग्नीट्यूड। हाँ, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? बोलो ना। इसमें मतलब ये तो कल बता दिए थे, दोनों दो केस में आंसर। वही ध्यान नहीं दिया वही Q है, वही ना है Q 4Q वाला। Q यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे 4Q है, यही ना है? ये है इससे कितना दूरी पे? x/2 और ये है x, यही नहीं बोल रहा है? अब बोलता है ये इस पे नेट कितना है? 0। तो पूछ रहा है इसका नेचर क्या होगा और कितना दूर पे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही ना? दो केस में था। पहला केस ये लिए थे, दूसरा केस में शायद इधर आ गया था, ठीक ना? तो पहला केस, और ये बोल दिया है कि तीनों चार्ज सेम स्ट्रेट लाइन में है। सेम स्ट्रेट लाइन में देखो, है ना? तो ये अगर कुछ नहीं दिया है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तब इसको पॉजिटिव माने तो पॉजिटिव ही यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव क्या होगा देख लेते हैं। ये ना है तुम्हारा, ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ये है, सिर्फ सिस्टम नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में, मतलब इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? 0। इस पर फोर्स कौन लगेगा? ये और ये। तो ये पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा? रिपल। हाँ, तो इसको मान लेते हैं F1, और ये पॉजिटिव माने हैं इसलिए ये भी इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। अगर ये निगेटिव होता तो खींचता इधर, ठीक है? इसलिए इसको क्या माने हैं? पॉजिटिव माने हैं। तो F1 F2 इक्वल होगा। तो F1 इक्वल्स टू F2। तो F1 B इस पर कौन लगा रहा है? 4Q Q 4Q बाय डिस्टेंस कितना? x/2 का होल स्क्वायर। और F2 इस पर कौन फोर्स लगा रहा है? Q कैपिटल Q बाय
ये x है, ये x/2 है, तो ये भी कितना x/2, x/2 का होल स्क्वायर, k q q ये q बराबर, पहला केस में आंसर आया था ना, पहला केस में आंसर, तो पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड कितना 4q, कोई दिक्कत, नेचर हो गया पॉजिटिव और चार्ज का वैल्यू 4q। एक दूसरा केस वो भी बता देते हैं बेटा इसको। दूसरा केस में हम इधर ही क्यों मानेंगे, हम इधर भी तो मान सकते हैं, मतलब दूसरा केस में हम इधर ले लेंगे, ये x/2 है और ये इससे कितना दूरी पे x, कोई दिक्कत। तो इस केस में भी देखो यहाँ पे, इस केस में भी ये और ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो इस बार ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्योंकि इस पे ये जो फोर्स लग रहा है ये दोनों जीरो है, तो ये इसको क्या करेगा, रेपल करेगा उधर, और ये निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस बार F2 इधर F1 उधर, तो फिर से F1 = F2, तो F1 उधर कौन लगा रहा है 4q, k q 4q, डिस्टेंस कितना का होल स्क्वायर, और F2 ये लगा रहा है Q, कैपिटल Q बाय डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x प्लस x/2, 3x/2 का होल स्क्वायर, q, ठीक है। ऊपर में बचा q और नीचे x²/4, इधर बचा q और नीचे 9x²/4, और सॉरी यहाँ 4 भी बचा है, ठीक ना, 9 × 4 36q, तो q बराबर एक्चुअल में निगेटिव है -36q, ये ना आंसर है, दो आंसर आया है, समझे। नहीं, ये तो फार्मूला में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन लास्ट में हमको ये कंफर्म कर लिए थे इसका नेचर क्या है, शुरू में बोले हैं क्या है, निगेटिव। तब यहाँ पे 36q, 36 पॉजिटिव है, q को भी क्या माने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन q कंफर्म कर चुके हैं क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है ना, तो आगे क्या लगाना होगा, समझे, ठीक है। हाँ कौन लाओ बता देते हैं बेटा इसको, उसका आंसर कुछ 9 पॉइंट करके बोले थे, वही होगा, बुक में गलत है आंसर। 9 पॉइंट कुछ करके 10 टू पावर कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। 2 balls इतना सस्पेंडेड, ठीक है। ये सस्पेंड हो जाता है और ये 0.5 मीटर, ये दोनों के बीच का दूरी कितना 0.2 ना, और इसका मास कितना है, 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्वेश्चन बोल रहा है ये इतना और ये भी इतना केजी का 2 पिथबॉल है, ठीक ना, दोनों पे कुछ चार्ज डाला जाता है, चार्ज कितना दिया है, क्यों दिया है, क्या दिया है, अच्छा नहीं दिया है, चार्ज नहीं दिया है, और दोनों जिस रस्सी से बांधा गया है, ठीक ना, वो कितना है 0.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये लॉन्ग है, ठीक ना। तो शुरू में फिर दोनों को क्या किया जाता है, ऑन चार्जिंग, क्या लिखे हो, ऑन चार्जिंग बोथ दी पिथबॉल्स इक्वली, दोनों पे इक्वली चार्ज, मतलब सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन का चार्ज लाया जाता है। तो लाया जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐसे पहले लटका रहेगा, फैल जाएगा, और फैलते फैलते एक जगह पे आके रुक जाएगा, ठीक ना, 0.2 मीटर पे रुक जाता है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच बॉल, दोनों बॉल पे कितना चार्ज है वो निकालना है।
तो ये इधर इस पर फोर्स लगाएगा F, इस पर ये फोर्स लगाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का, कोई दिक्कत। अब ये रस्सी से लटका हुआ है तो टेंशन होगा रस्सी में, टेंशन का फोर्स ऊपर खींचेगा ना रस्सी ऊपर, कोई दिक्कत। हाँ, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। 0.2 पूरा है तो ये कितना 0.1, इसको मान लेते हैं थीटा, कोई दिक्कत। अब इसमें मास है तो मास है और ये लटका हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा नीचे mg, ठीक ना। mg रेस्ट में होगा, बोलो। अब इसको मान देते हैं क्या चीज़, ए, एज ए किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में अगर है तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। कोई भी चीज़ पार्टिकल अगर रेस्ट में होता है तो उस पर नेट इक्विलिब्रियम में होता है, तो नेट फोर्स कितना, 0। अब बोलो ये टी है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, होगा ना। तो ये जो टी है ये कितना एंगल बना रहा है इधर, थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना, टी कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट कितना बोलो, ये टी साइन थीटा, होगा ना। अब देखो टी कॉस थीटा, ये इसको मार देगा, अरे ये इधर है वो उधर है ना। तो टी कॉस थीटा किसको मारने में काम करेगा, और mg को मारने के लिए कौन है, तो दोनों एक दूसरे को मार देगा तभी नहीं ये रेस्ट में रहेगा, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे फ्रॉम फिगर टी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, mg। डायरेक्शन तो अपोजिट पहले ही है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो टी साइन थीटा किसके बराबर, mg। फिर टी कॉस थीटा किसके बराबर, f, टी कॉस थीटा f, ठीक है। टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा mg बाय f, ये खत्म। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा। अब mg, m कितना है 10, g का वैल्यू और इसका k, q1, इस पे चार्ज कितना है q, इस पे भी चार्ज q, कोई दिक्कत। तो k q1 q है, q2 q है, बाय डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था क्या, हो रहा होगा, लो बैटरी का, बैटरी लो हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा, बोलो 10 पे पावर -3 इंटू 9.8 इंटू 0.2 का स्क्वायर बाय के का वैल्यू 9 10 9 इंटू क्यू स्क्वायर। और इधर क्या है, इधर क्या है 10 थीटा, फिगर में बोलो 10 थीटा, ये p बाय बी। तो ये 0.2 था, ये कितना 0.1, और ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 0.5 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर अंडर रूट होगा। तो 0.5 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर अंडर रूट, कोई दिक्कत। सर ये tan थीटा की जगह पे तो OM बाय TM लिख देना सर। हाँ तो OM नहीं होगा, हाँ हाँ 0 हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है 0.1, तो 0.5 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर का रूट। परपेंडिकुलर है, अब बाय बी कितना है, ठीक है। हाँ हमको चाहिए क्या चीज़ क्यू स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं, ये दोनों उधर भेज दें, ठीक है। क्यू स्क्वायर चाहिए, क्यू स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा 10 पे पावर -3 9.8 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.4 0.04 0.04 होगा, ठीक है। ये उधर जाएगा तो 0.1 बाय ये कितना हो जाएगा 0.24, ठीक है। इंटू नीचे क्या है 9 10 9, यहाँ तक समझे। अब देखो क्या करते हैं, इसका डेसिमल 10, इसका 2 शून्य और इसका 1 शून्य और, कोई दिक्कत। क्यू स्क्वायर 10 पे पावर कितना -3, फिर 1 2 3 4 -4 और ये -9, ठीक है 17।
एक तो और होना चाहिए, 2 1 3 1 4। और ठीक है, 9 4 13 3 16 इंटू ऊपर में एक बचा 98 इंटू 4 बाय नीचे 9 इंटू 0.24। कोई दिक्कत? 10 टू द पावर 9 4 13 3 16। 98 इंटू 4 करो, 98 इंटू 4 को डिवाइड करो 9 से। ये कैलकुलस थोड़ा सा यूज़ करना होगा। 98 इंटू 4, इसको डिवाइड करना है 9 से। 43.55 43.555 है तो 56 बाय 0.24 का स्क्वायर रूट, 0.24 रूट 0.489 क्यू स्क्वायर। कैलकुलेशन है तो बहुत रहता है। हम इसको डिवाइड कर देंगे, फोर्टी 3.56। यही आंसर होगा, ये आंसर सही है। आंसर नहीं कुछ और। हाँ तो वो गलत आंसर था, ठीक ना। हम पहले बोल दिए थे 9 का आंसर होगा। सर कैलकुलेशन ऐसा होगा ऐसे होगा सर, थोड़ा स्पीड से हो जाता है। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक ना। एग्जाम में सर एग्जाम में 2 एगो न्यूमेरिकल रहता है, जिसमें एक ऐसा कैलकुलेशन रहता है। ये तुमको सीखना पड़ेगा। 2 साल पढ़े तो हो, 2 साल में किए क्या हो। 2 साल पढ़ने के लिए दिया है ना CBSE, अब उसमें तुम नहीं पढ़े तो CBSE की गलती है नहीं। और ये ऐसा कैलकुलेशन कोई नहीं सिखा सकता, ये आदमी अपने आप करते करते हो जाता है, ठीक ना। हम भी तो कैलकुलेटर यूज़ किए हैं, लेकिन वहाँ एक ठो रहता है तो कैलकुलेटर यूज़ करने नहीं देता है। इससे वहाँ पे 89.07 आया है। हाँ, इसको डिवाइड किए इससे, हाँ। इतना आया, ठीक ना। इसको जानबूझ के स्क्वायर है रहने दिए हैं, रूट लगा दिए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 9.4 होगा अप्रॉक्स। बुक में सारा न्यूमेरिकल ऐसा ही कैलकुलेशन वाला है। हाँ, सीधा कोई नहीं, ऐसा नहीं कि 2 4 आ गया रूट में, वो नहीं आएगा। टोटल ऐसा ही है। एक भी तुमको शायद ही मिलेगा एकदम समोसा और क्या कहता है। व्हाट्सएप भेजिएगा उसमें भी इसी टाइप का सारा कुछ। हाँ, तो हम भी ऐसा ही भेजेंगे, थोड़ा अपना डाटा पुट करेंगे। सर 9.8 मानना जरूरी था सर, 10 के भी तो लास्ट 9.8 ही माना जाता है, ठीक ना। अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में गिवन है तो तब भी 9.8 ही मानेंगे, कन्वेंशन है, ठीक ना। अच्छा। क्यों बोले थे 3 घंटा पढ़ो मैथ, 3 घंटा फिजिक्स, यही सब ठीक हो जाएगा, इसी के लिए पढ़े हैं, मतलब बोले हैं, ऐसे नहीं बोले हैं, ठीक ना। आधा 1 घंटा तो कैलकुलेशन में चल जाएगा तुम लोगों का। शुरू में हम क्या बोले, पहला 4 महीना पढ़ना है, उसके बाद अगर करोगे तो फिर कैलकुलेशन ये सब फटाफट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा उतना देर। लेकिन अभी एग्जैक्ट आंसर निकालना जरूरी है सर, ये स्टेप है। हाँ, तो ऐसे छोड़ दोगे। मतलब कि इतना उसके बाद तुरंत लगा देंगे सर। देखो CBSE जो बोलता है कि हाँ ये करना है, अब तुम बोलोगे ना सर इतना कर दिया, तुम्हारा बात नहीं चलेगा, तो फिर CBSE की बात ही नहीं चलेगा, ठीक है। सर बिहार बोर्ड में सब माफ है, दूध भात है सब, ठीक है। आप
दो कैंडिडेट छोड़ देंगे, फुल मार्क्स मिल जाए। बिहार बोर्ड में पढ़ता कहाँ है? बिहार बोर्ड का अभी पिछले बार नहीं, एक बार खाली बिहार बोर्ड पकड़ा गया था, सब पढ़ाना स्टार्ट किया, भाग गया सर। बोला ज़रूरत क्या है ये सब पढ़ाने का सर? बोले आप सर, तो वो लोग 10th भी बिहार बोर्ड से किया। हाँ 10th नहीं, हाँ 10th बिहारी बोर्ड से किया था सर। एक दो ठो उसी में CBSE वाला मिक्स हो गया, लेकिन होता है ना कि जहाँ फल सरा हुआ होता है इसमें सब वैसा हो जाता है, वो भी सर गया था उसमें, भाग गया सीधे सर, पूरा बैच खाली। बोले पहले चैप्टर में भाग गया, दूसरा तीसरा कैसे पढ़ेगा? ट्यूशन है क्या? पढ़ने का आदत डाल लोगे ना, ये सब आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही पूछोगे सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। सर क्योंकि सर बहुत पड़ जाता है सर। हाँ तो 11th में नहीं किए हो, हमको पता है ना, 11th में करते थे ये सब नहीं पूछते हैं, 11th में करोगे तो पूछोगे ही नहीं ये सब, ठीक ना। 11th में भी ऐसा ही है, NCERT का कैलकुलेशन ऐसा ही है, 11th में बनाए नहीं होगे। फिजिक्स वाला सब में एकदम सीधा दे देता है, उसमें देता है तो एकदम